इस कहानी की शुरुआत में हमें एक बीहड़ को दिखाया जाता है जहाँ पर बच्चे जमीन पे गड्ढा कर रहे होते हैं। ये बीहड़ इतना खतरनाक होता है कि दूर दूर तक यहाँ पर पानी का एक बूंद भी नहीं है, यानी कि यहाँ से भागना नामुमकिन है। और जितने भी बच्चे गड्ढा कर रहे होते हैं सब के सब सजा के तौर पे यहाँ पे होते हैं। वही शहर में हमें एक लड़का को दिखाया जाता है जिसका नाम स्टैनली है। जब वो चल रहा होता है तभी ऊपर से एक स्नीकर्स यानी कि शूज का पैर उसके ऊपर आकर गिरते हैं जिस पर लाल रंग की लाइंस होती हैं। स्टैनली उन जूतों को सूंघता है तो उसमें से बहुत खराब बदबू आ रही होती है। दरअसल उसकी जो फैमिली होती है वो पैर से आने वाली बदबू का इलाज ढूंढ रही होती है, इसलिए वो उन शूज के पैर को अपने साथ लेकर वहाँ से चल देता है। पर तभी पुलिस आती है और उसे पकड़ लेती है क्योंकि ये जो शूज होते हैं वो एक बहुत बड़े बेसबॉल प्लेयर के होते हैं जो उसने डोनेट कर दिए थे और अब इनकी चोरी का इल्जाम स्टैनली के ऊपर है। स्टैनली को पुलिस उसके घर ले जाती है जहाँ पर वो देखते हैं कि बहुत सारे शूज हैं जिन्हें देखकर पुलिस को पूरा यकीन हो जाता है। स्टैनली शूज चोरी करता है और बेसबॉल प्लेयर के शूज उसी ने चोरी किए। अब उसे कोर्ट में ले जाया जाता है जहाँ पर जज उसे 18 महीनों का सजा सुनाता है और उसे उस जगह पे भेजा जाता है जिस जगह को हमने कहानी की शुरुआत में देखा था, जहाँ बच्चे गड्ढे कर रहे होते हैं। दरअसल स्टैनली की जो पूरी फैमिली होती है वो अपने आप को एक कर्स मानती है और ये उसके परदादा से शुरू हुआ था। स्टैनली अब उस जगह पहुंच जाता है जहाँ बाकी बच्चे शुरू में उसे परेशान करते हैं और एक दिन जब वो खाने के लिए बैठा होता है तो स्टैनली सबको बताता है कि उसके ऊपर जूते चोरी करने का इल्जाम लगाया गया था जो कि एक बहुत बड़े बेसबॉल प्लेयर का था जिसका नाम क्लाइड स्वीट फेंट लिविंगस्टन था और इस वजह से मुझे यहाँ पर भेजा गया है। यहीं पर एक बच्चा होता है जो कभी नहीं बोलता जिसे सब यहाँ जीरो के नाम से बुलाते हैं और ये उसकी बात सुनकर कहता है क्या उन जूतों पे लाल रंग की लाइंस थी? स्टैनली कहता है कि हाँ। स्टैनली जब रात में अपने बेड पे सो रहा होता है तो वो अपने दादा की कहानियों को याद करता है जिसमें जिक्र उसके परदादा का होता है जिन्होंने शेयर मार्केट में बहुत पैसा कमाया था, लेकिन एक किसन केट नाम की लेडी जो कि एक लुटेरी थी उसने उसके परदादा को बर्बाद कर दिया। जिसके बाद उसके परदादा ने एक पिग फार्म खोला जहाँ पर वो एक लड़की से प्यार करने लगे और उस लड़की को पाना चाहते थे, इसलिए वो एक लड़की के पास जाते हैं जिसके पास कई शक्तियाँ होती हैं। वो स्टैनली के परदादा को कहती है कि वो लड़की बेवकूफ है इसलिए तुम उसे छोड़कर अमेरिका चले जाओ, लेकिन उसके परदादा नहीं मानते हैं, वो उसे पाना चाहते हैं। जिसके बाद वो लेडी स्टैनली के परदादा को कहती है कि तुम एक छोटे से पिग को लेकर पहाड़ी के ऊपर जाओ, उसे वहाँ के झरने का पानी पिलाओ, जिसके बाद वो बहुत बड़ा हो जाएगा और वो लड़की जिसे तुम शादी करना चाहते हो उसके फादर मान जाएंगे। स्टैनली ऐसा ही करता है और जब वो पिग को लेकर उस लड़की के फादर के पास जाता है तो वो मान जाती है, लेकिन वहाँ पर एक और आदमी आया होता है जिसका पिग उससे बड़ा होता है। हालांकि वो मोटा और बदसूरत होता है, लेकिन वो लड़की स्टैनली के परदादा से शादी करने के बजाय उस आदमी से शादी करने के लिए राजी हो जाती है जिसका पिग बड़ा होता है क्योंकि वो एक बेवकूफ है। इसके बाद स्टैनली के परदादा शहर यानी कि वहाँ से निकलकर अमेरिका आ जाते हैं, लेकिन वो अपना एक वादा भूल जाते हैं जो उन्होंने उस लेडी से किया था जिसने उन्हें बताया था कि तुम्हें पिग के बच्चे को झरने पे ले जाना होगा, वहाँ का पानी पिलाना होगा। दरअसल साथ में उसने ये भी कहा था तुम्हें मुझे वहाँ पे ले जाना होगा जिस झरने का पानी को पीने के बाद मैं जवान और खूबसूरत हो जाऊंगी, लेकिन अब उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया। जिसके बाद वो लेडी स्टैनली के परदादा को कर्ज दे देती है कि आज के बाद तुम्हारे घर में जितने भी मेल पैदा होंगे वो सब के सब अनलकी होंगे और इसीलिए स्टैनली के फैमिली में अब किसी के साथ भी उसका लक नहीं है। वही प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है जहाँ पर स्टैनली सभी के साथ जमीन में गड्ढा खोद रहा होता है, लेकिन यहाँ पर किसी को ये नहीं पता होता है कि जमीन में गड्ढा क्यों खोदते हैं। एक दिन जब स्टैनली गड्ढा खोद रहा होता है तो उसे जमीन में एक चीज मिलती है जो कि बहुत पुरानी होती है। वो उसे लेकर इंचार्ज के पास पहुंच जाता है ताकि उसे शाबाशी मिल सके, कुछ रियाल मिल जाए, लेकिन उनके इंचार्ज उसे बताता है कि जमीन से निकलने वाली हर एक चीज की वैल्यू नहीं है। आज से 100 साल पहले यहाँ का जो वार्डन है पूरी की पूरी जगह उसके परदादा की हुआ करती थी, वो उस पूरे के पूरे शहर को चलाते थे। उस वक्त इस शहर का नाम ग्रीन लेक था क्योंकि यहाँ पर एक लेक थी जो कि अब पूरी तरह से सूख चुकी है। अब यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में यानी कि 100 साल पीछे जाती है जहाँ पर हमें इसी जगह को दिखाया जाता है जहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं। यहीं पर एक
एक सेम नाम का लड़का था, लेकिन वो एक ब्लैक था। इसी शहर में कैथरीन नाम की एक टीचर होती है जो कि बहुत खूबसूरत है। सैम और कैथरीन धीरे धीरे एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं, जो देखकर शहर के लोगों के साथ ही वार्डन के परदादा को गुस्सा आता है, क्योंकि वो एक ब्लैक है और वार्डन के दादा जो काले और गोरों में बहुत ज्यादा फर्क करते हैं, वो नहीं चाहते थे कि सैम किसी भी तरह से कैथरीन के साथ जिंदगी बिताए। साथ ही वो खुद कैथरीन को प्यार किया करते थे, इसलिए वो कैथरीन के स्कूल को जला देते हैं और साथ ही अपने साथ सैम को पकड़ कर ले जाते हैं, क्योंकि वो उसे मारना चाहते हैं। कैथरीन इससे परेशान होकर यहाँ के पुलिस वाले के पास जाती है, लेकिन वो भी वार्डन के परदादा के साथ मिला हुआ होता है, वो उसकी मदद नहीं करता, जिसके बाद सैम को वार्डन के परदादा के द्वारा मार दिया जाता है। और अब कैथरीन सैम की मौत से बहुत ज्यादा परेशान और दुखी है, इसलिए उसकी मौत का बदला लेने के लिए सबसे पहले वो पुलिस वाले को मारती है, क्योंकि उसने उसकी मदद नहीं की थी। और उसके बाद वो शहर के कई लोगों को जो वार्डन के परदादा के साथ मिले हुए थे उन्हें मारना शुरू कर देती है, जिसके बाद उसका नाम कैथरीन बार्लो से बदलकर किसन कैट रख दिया जाता है, क्योंकि वो जिससे भी मारती है उसे किस करके चली जाती थी। और ये किसन कैट वही किसन कैट है जिसने स्टैनली के परदादा के खजाने को, उनकी सारी जायदाद को उनसे लूट लिया था। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर स्टैनली को दिखाया जाता है कि वो गड्ढा खोद रहा है और तभी वहाँ पर उसे गोली मिलती है, जो गोली उसे उसके साथी जिसका नाम एक्सरे है वो ले लेता है, ताकि इस गोली को इंचार्ज को देकर वो एक दिन की छुट्टी पा सके। और अब यहाँ पर इस जेल की जेलर आती है, जो कि एक लेडी है, जो उस गोली को बहुत ध्यान से देखती है और उसके बाद एक्सरे को एक दिन की छुट्टी मिल जाती है। वो ऑर्डर देती है कि उस जगह को अच्छी तरह से खोदो। वही इंचार्ज अपनी गाड़ी के आसपास नहीं होता, तो एक लड़का उसकी गाड़ी से सनफ्लावर के बीज चुरा लेता है, जिसके बारे में इंचार्ज को पता चल जाता है। और अब सब अपनी जान बचाने के लिए बीजों की थैली को एक दूसरे के पास कर रहे होते हैं और आखिर में बीज स्टैनली के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन स्टैनली इसका इल्जाम किसी पे नहीं लगाता। वो कहता है कि मैंने इस बीज को थैली को तुम्हारी गाड़ी से लिया था, जिसके बाद इंचार्ज स्टैनली को सजा दिलाने के लिए वार्डन यानी कि जेलर के पास ले जाता है, लेकिन वो स्टैनली को सजा नहीं देती और कहती है कि उसको उसी जगह पे ले जाओ और इन्हें खुदाई करने दो। अब इससे पहले कि स्टैनली यहाँ से जाता, वो दीवार पे न्यूज़पेपर की एक बहुत पुरानी कटिंग देखता है जिसे फ्रेम किया गया होता है, और ये होती है किसन कैट के बारे में। उसका नाम होता है किसन कैट बार्लो, जिसने आज से कई साल पहले उसके परदादा के पैसों को, उनके खजाने को लूटा था। साथ ही उसने और भी बहुत सारे लोगों को खजाने को, उनके पैसों को लूटा था। और ये किसन कैट वही है, यानी कि कैथरीन। अब जो गोली उसे वहाँ से मिली थी, उसे याद आता है कि उसमें लिखा था केबी, यानी कि वो कैट बार्लो की थी। दरअसल वो गोली नहीं होती, बल्कि वो किसन कैट बार्लो की लिपस्टिक थी, जिसे उसने अपने गोली समझ लिया था। लेकिन अब स्टैनली को सच पता चल चुका है। अब वो वापस उस जगह पे आता है जहाँ पर उसे गड्ढा खोदना था। वहाँ पर उसकी जगह जीरो गड्ढा खोद रहा होता है। वह स्टैनली से कहता है कि मैं तुम्हारे बदले गड्ढे खोद दिया करूंगा, लेकिन बस तुम मुझे पढ़ना सिखा देना। उसे पढ़ने का बहुत शौक होता है। साथ ही वो उससे अपनी असली नाम भी बताता है। दरअसल ये उस लेडी का पोता होता है, जिस लेडी ने आज से कई साल पहले स्टैनली के परदादा को कर्ज दिया था कि तुम्हारे खानदान में जितने भी मेल पैदा होंगे सब के सब अनलकी होंगे, कभी किस्मत उनका साथ नहीं देगी, क्योंकि स्टैनली के परदादा ने अपने वादा पूरा नहीं किया था। वो उस लेडी को पहाड़ पर ले जाकर पानी नहीं पिला पाए थे और इसीलिए स्टैनली की और उसके खानदान में सबकी किस्मत खराब होती है। वो अपने कोई काम पूरा नहीं कर पाते, लेकिन इन दोनों को सच्चाई को नहीं पता। ये दोनों धीरे धीरे बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। स्टैनली जीरो को पढ़ाना सिखाता है, साथ ही जीरो उसके बदले गड्ढा खोदता है। और जब ये बात इंचार्ज को पता चलती है तो ये बात जाकर जेलर यानी कि वार्डन को बता देता है, जिसके बाद ये सब के सब जीरो और स्टैनली के पास आते हैं। स्टैनली वार्डन से कहता है कि हमें जीरो को पढ़ना सिखाना चाहिए, क्योंकि वो एक होनहार बच्चा है। लेकिन इंचार्ज उसका मजाक उड़ाता है। वो कहता है कि कभी भी पढ़ना लिखना नहीं सीख सकता। जीरो को इस बात से गुस्सा आता है और वो इंचार्ज के ऊपर हमला करके वहाँ से भाग जाता है, लेकिन कोई उसका पीछा नहीं करता, क्योंकि सबको पता है कि इतने बड़े बीहड़ में वो ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं बच सकता। स्टैनली की जीरो की बहुत फिक्र होती है और वो रात को जब वो अपने बेड पे होता है तभी उसे अपने परदादा की एक बात याद आती है, जो कि उसके दादा ने बताई थी कि किस तरह से वो किटन कैट के लूटने के बाद वो बीहड़ में फंस गए थे। वे वहाँ पे 16 दिनों तक जिंदा रहे। वो एक पहाड़ पे गए थे। इस पहाड़ को गॉड फिंगर कहा जाता था, लेकिन वो बहुत ज्यादा थके हुए थे, इसीलिए कभी भी वो उस पहाड़ को, जगह को डॉक्यूमेंट नहीं कर पाए। स्टैनली जीरो को भी किसी तरह बचाना चाहता है, इसलिए वो भी इस जगह से भाग जाता है और
हिम्मत और जल्दी स्टैनली जीरो तक पहुंच जाता है, जो बहुत ज्यादा थका होता है, वो भूखा प्यासा होता है। ये दोनों के दोनों इस बीहड़ में फंस चुके हैं और तब ये देखते हैं कि सामने कुछ पहाड़ियां हैं। इन दोनों को एहसास हो जाता है कि ये वही पहाड़ी है जहाँ पर आज से कई साल पहले स्टैनली के परदादा फंस गए थे। ये तय करते हैं कि ये इस पहाड़ी के ऊपर जाएंगे, जो कि बहुत ही खतरनाक है। और जब ये पहाड़ी के ऊपर चढ़ रहे होते हैं तभी स्टैनली का हाथ स्लिप हो जाता है। उसकी जान बचाने के लिए जीरो उसे शावल देता है और उसके ऊपर खींच लेता है, जिसमें उसका हाथ भी जख्मी हो जाता है। अब ये लगातार ऊपर चढ़ रहे होते हैं पर जीरो बहुत ज्यादा थक चुका है, इसीलिए वो वहीं पे गिर जाता है। वो स्टैनली से कहता है कि तुम चले जाओ, मैं ऊपर नहीं आ पाऊंगा, लेकिन स्टैनली उसे अपने ऊपर बिठाकर ऊपर ले जाता है, जहाँ पर ये देखते हैं कि वहाँ पर पानी भी है और ये वही चोटी है, यानी कि ये वही जगह होती है जहाँ पे आज से कई साल पहले स्टैनली के परदादा ने जीरो की दादी को ले जाकर पानी पिलाने का वादा किया था। स्टैनली यहाँ पर जीरो को पानी पिलाकर होश में लाता है और इस तरह से स्टैनली के फैमिली के ऊपर जो कर्ज था, यानी कि जो शराब थी, वो अब यहाँ पे टूट जाता है, जिससे स्टैनली के फादर, जो कई वक्त से पैरों से आने वाले बदबू का इलाज ढूंढ रहे होते हैं, जो उनकी किस्मत उनके साथ ना होने की वजह से पूरा नहीं हो रहा था, अब वो पूरा हो जाता है। वो उसमें कामयाब हो जाते हैं, यानी कि अब वो शराब टूट चुका है। स्टैनली की फैमिली की किस्मत अब उनके साथ है। साथ ही स्टैनली के ऊपर जो इल्जाम होता है वो भी अब पूरी तरह से उस इल्जाम से छूट जाता है, क्योंकि केस उसकी लॉयर जीत चुकी है। लेकिन जब वो उसे लेने के लिए आते हैं तो वो देखती है कि स्टैनली वहाँ पे नहीं है। वार्डन कहता है कि वो यहाँ से भाग चुके हैं और अब वो अब तक इस बीहड़ में मर चुके होंगे। कहानी एक बार फिर से पास्ट में जाती है, जहाँ पर हमें किसन कैट को दिखाया जाता है, जिसके पास इस शहर का मालिक यानी कि वार्डन के परदादा आता है और वो पूछता है कि तुमने खजाना कहाँ पे छुपाया है, लेकिन वो उसे खजाने के बारे में नहीं बताते, जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। और तब से उस शहर का जो मालिक है यानी कि वार्डन का खानदान उस खजाने को ढूंढ रहा है और इसलिए बच्चों से यहाँ पर गड्ढे करवाए जाते हैं। लेकिन अब स्टैनली को पता है कि वो खजाना कहाँ पे है, इसलिए दोनों के दोनों वापस उस जगह पे आ जाते हैं जहाँ पर इन्हें किसन कैट की लिपस्टिक मिली थी। वहाँ पर ये गड्ढा खोदना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर वार्डन भी आ जाती है। वो देखती है कि इनके पास खजाने का बॉक्स है, लेकिन उसके ऊपर बहुत सारी छिपकलियां होती हैं जो कि बहुत ही जहरीली हैं, जिनसे सब के सब डर जाते हैं। अब यहाँ पर पुलिस डिपार्टमेंट से कुछ लोग आ जाते हैं। वार्डन स्टैनली और जीरो के ऊपर इल्जाम लगाती है कि ये यहाँ से मेरे खानदानी खजाने को लेकर भागने की कोशिश कर रहे हैं, पर इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, जीरो देखता है कि बॉक्स के ऊपर स्टैनली के परदादा का नाम लिखा है, जो वो सबको बता देता है। इसके बाद इन बच्चों को यहाँ से ले जाया जाता है, जिसके ऊपर अब कोई भी चोरी का इल्जाम नहीं है, उसे आजाद कर दिया जाता है। साथ ही वो खजाना जो उसने ढूंढा है वो उसी के परदादा का है, इसलिए वो खजाना भी उसे दे दिया जाता है। यहाँ पर अब पूरी तरह से सब कुछ ठीक हो चुका है, इसलिए 100 सालों के बाद उस पहाड़ी में एक बार फिर से बारिश होती है, जहाँ पर कभी ग्रीन लेक नाम की झील हुआ करती थी, यानी कि एक बार फिर से यहाँ पर झील होगी और सब कुछ पहले की तरह हो जाएगा। इसके बाद स्टैनली जीरो के साथ अपने घर आ जाता है, जहाँ पर वो अपनी फैमिली को अपने खानदान का खजाना दिखाता है, जो देखकर वो सब बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। साथ ही जीरो जो अपनी मॉम से बिछड़ गया था, वो अपनी मॉम से एक बार फिर से मिलता है। अब कहानी के लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि स्टैनली और जीरो दोनों के दोनों बहुत अमीर हैं। इनके पास अपने आलीशान महल हैं और जेल से जितने भी बच्चों को छोड़ा जाता है सब इन्हीं के साथ रहते हैं। इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको ये मूवीज एक्सप्लेनेशन, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस तरह के और भी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।